हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम इस चैनल पर सभी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगभग बाल विकास हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे शॉर्ट में NCF 2005 भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा अभी तक 4 एनसीएफ प्रकाशित किए जा चुके हैं। जो पहला एनसीएफ आया था वो 1975 में था, सेकंड 1988, फिर थर्ड 2010। अभी जो लेटेस्ट आया है वो है 2005 में। इसे नवीनतम यानी कि जो लेटेस्ट आया है वो कब है? 2005 में। और जो एनसीएफ 2005 है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला इसने जिस पे फोकस किया है वो है आपका शिक्षा बिना बोझ के। यानी कि जो एजुकेशन इस तरह से हो कि बच्चे पे कोई बोझ ना पड़े, लर्निंग विदाउट बर्डन। कैसी हो शिक्षा? बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। इस पे बस्ते के बोझ को कम करने पर बहुत फोकस किया गया कि जो बच्चा है उस पर आप देखते हो बच्चे के बस्ते में का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना वेट ज़्यादा इतना हो जाता है कि बच्चे से ज़्यादा बस्ते का वेट हो जाता है कई बार। तो इस पर फोकस किया है कि बच्चे पे इतना भारी भरकम बोझ नहीं डालना है, इतना नहीं उसे पढ़ाना है। उसे एक फ्लेक्सिबल रहते हुए बिना बोझ के उसको शिक्षा देनी है। आप अगर उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दोगे तो वो जितना ज़्यादा अच्छा कर सकता है वो उतना भी नहीं कर पाएगा। इसलिए में इस पे फोकस किया गया, जो आपको शिक्षा देनी है वो किस तरह से देनी है? बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चे के नैतिक और मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने के लिए। भाषा की समस्या थी, ठीक है। प्रथम भाषा कौन सी हो, द्वितीय भाषा कौन सी हो, तृतीय भाषा कैसी? तो एक इसके लिए एक त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया एनसीएफ 2005 में। विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा सिलेबस है उसको डिजाइन किया गया कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले चुके हो, बच्चे के लेवल का हो, स्तर का हो। कक्षा जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो वो शिक्षण हो वो अधिक प्रभावशाली हो। आप अच्छी विधियां यूज करो जो बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड हों, और जो क्लास में शिक्षण हो बाल केंद्रित हो। एनसीईआरटी ने इस पर फोकस किया कि जो आप बच्चे को सिखा रहे हो वो शिक्षा अध्यापक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे पर फोकस होना चाहिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो बच्चे फेस कर रहे थे। एक तो स्कूल बहुत दूरी पे थे, ठीक है। इस बात पर ध्यान दिया गया कि स्कूल की दूरी कम की जाए, बच्चे को जितना नज़दीक हो उतने नज़दीक बच्चों को शिक्षा मिल सके। और बुनियादी ढांचे की कमी थी, ठीक। तो जैसे बच्चों के लिए बैठने के लिए सफिशिएंट रूम नहीं थे, और टॉयलेट्स वगैरह की प्रॉब्लम थी स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो इस पर फोकस किया गया। और फर्नीचर इनएडिक्वेट था, तो फिर फर्नीचर प्रॉपर हो जिसपे बच्चे कंफर्टेबली बैठ पाए, उन पर उन्हें कोई हेल्थ इशू ना हो। तो इस सब चीज़ों पर फोकस किया गया। और जो किताबें हों, लाइब्रेरीज हों, लाइब्रेरीज की में अच्छी अच्छी किताबें हों जो उनको हेल्प कर सकें उनके एजुकेशन के साथ। उनके साथ साथ कुछ ऐसी बुक भी हों जो उन्हें ओवरऑल उनका विकास कर सके, उनका सर्वांगीण विकास कर सके। तो इन सब पे एनसीएफ 2005 में फोकस किया गया। एनसीएफ जो 2005 है, इसका प्रारंभ जो स्टार्टिंग होती है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति के उद्धरण से होती है। में ये कहा गया है कि जो सृजनात्मकता है वो उदार आनंद बचपन की एक कुंजी है। अगर आप बचपन में बच्चे पे ज़्यादा वोट डाल दोगे, उसकी फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, आप उदार नहीं रहोगे, तो बच्चा जितना क्रिएटिव हो सकता है, जितना सृजनात्मक हो सकता है, वो उतना नहीं हो पाएगा। आप अगर उसको कठोर दंड देते हो तो उस तो वो बच्चा उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। इतना जो कठोर डिसिप्लिन होता है, ठीक है, उसका विरोध किया था। 2005 में यशपाल समिति का निर्धारण किया गया और शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। एनसीएफ 2000 की संचालन समिति के लिए प्रोफेसर यशपाल जी को अध्यक्ष बनाया गया और इनके अंदर में एक समिति का गठन किया गया। ये यूजीसी के भी अध्यक्ष रह चुके थे। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में जो समिति बनाई गई थी, इन्होंने एक 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया और उसके बेसिस पे फाइनली एनसीएफ 2005 में पूरे उनका जो डिस्कशन हुआ था उससे, और कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी थी, उससे इन सबका ओवरऑल कंक्लूजन जो निकाला गया वो एनसीएफ 2005 में दिया गया। इसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 में कि शिक्षा जो हो वो किस तरह से होनी चाहिए। एक आपको उसे
मुक्त कराने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, और जो आपकी शिक्षा हो वो हर तरह के शोषण से, अन्याय से, गरीबी से, लिंग भेद से, जाति से मुक्त हो। और आप बच्चों को इस तरह की शिक्षा दो। आप जो इस तरह की शिक्षा से बच्चों को वंचित करते हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। जो आपको शिक्षा देनी है वो कैसी होनी चाहिए, हर तरह के अन्याय से, गरीबी से, लिंग भेद, आपको कुछ नहीं करना है, इन सबसे फ्री होनी चाहिए। राष्ट्र पाठ्यचर्या में 2005 में जो 5 इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए गए थे वो डिस्कस करते हैं। बालकों की जो परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन से युक्त किया तथा कक्षा गतिविधियों से जुड़ना। आपको जो उनका एग्जाम ले रहे हो, परीक्षा ले रहे हो, वो आपने क्लास में जो एक्टिविटीज हुई हैं उनसे रिलेटेड हो, और आपको फ्लैक्स 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम को ऑप्शनल कर दिया जाए, ये कहा गया इसमें NCF 2005 में। और जो बालकों का संपूर्ण ज्ञान हो, मतलब बालकों को आप जो भी सिखाओ, ठीक है, वो सब बाहरी जगत से, बाहरी दुनिया से रिलेट करो, उनका जो बाहरी जीवन है उससे रिलेट करो। ऐसा ना हो कि बच्चे केवल किताबी कीड़ा बन के रह जाएं, उन्हें बाहरी जगत से अपनी नॉलेज को समन्वय ना कर पाएँ, ना सीख पाएँ। तो इसलिए आप उसको जोड़ो, बाहरी जीवन से आप उसको जोड़ो। आपको बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, आपको उनको आपको जो सिखाना है वो अपने जीवन में भी उतार सके, वो अपनी शिक्षा को जीवन में उपयोग कर सकें। इसलिए आप उसे बाहरी जीवन से जोड़ो, आप उसे जो सिखाओ, तब बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटन पद्धति से बिल्कुल मुक्त करो। ये बहुत बार पूछा भी गया है, रटन पद्धति से मुक्त शिक्षा। जो NCF 2005 में किस पे फोकस किया गया है कि जो आप बाल बच्चों को शिक्षा सिखाओ वो रटने वाली ना हो, कि आपने जो पढ़ाया बच्चों ने रट लिया वही एग्जाम, बच्चों से समझ सकें, ग्रहण कर सकें, अपने दिमाग में बिठा सकें, इस तरह की शिक्षा उनको दो। उन्हें रटने पर आप बिल्कुल जोर मत दो, उनके समझने पर जोर दो। और आप जैसे कोई बच्चा रट के 90% ला रहा है, या कोई बच्चा अगर समझ के 80% भी ला रहा है, तो आप मार्क्स को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मत दो। आप इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम पे जोड़ दिया गया इसमें, कहा कि कोई 80% ला रहा है, 90% ला रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि 90% वाला बच्चा ही इंटेलिजेंट हो, वो 80% वाला बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। आपको रटन पद्धति पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसे इग्नोर करवाना है बच्चों से, आपको उस पर फोकस नहीं करवाना है, आपको उनकी बच्चों की समझ पर फोकस करना है। आप जो उन्हें पढ़ाओ उसे जीवन से जोड़ के दिखाना है। बालकों का चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम। आप जो बच्चों का सिलेबस हो उसमें चहुमुखी विकास हो सके, आप उनको RTH की, फिजिकल हेल्थ की, साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट आपको उन्हें पढ़ाने हैं, हर तरह से उनका विकास करना है, हर फील्ड में उनका विकास करना है। बालकों में एक ऐसी अनुभवी पहचान का विकास हो सके जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो। आपको बच्चों को अपने राष्ट्र की समस्याओं से, अपने देश की क्या समस्या है, इससे अवगत कराना है, ठीक। तो इस तरह से उन्हें बताना है, पढ़ाना है कि जो उन्हें पढ़ा रहे हो आप उसमें राष्ट्रीय समस्याएं भी शामिल हों। इसके लिए एक NCF ने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था कि भाषा किस तरह से कम होनी चाहिए बच्चों की। जो बच्चों की प्रथम भाषा हो, जब बच्चे आते हैं तो जो उनकी मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा जो वो बोलते हैं, उनकी मदर टंग हो, आप उसमें बच्चों को सिखाओगे। जो सेकंड भाषा होगी उनकी, वो हिंदी भाषी राज्यों की अगर बात करेंगे तो आधुनिक भाषा या अंग्रेजी होगी, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, ये जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, नॉर्थ इंडिया के छोड़ के जो मोस्टली साउथ के जो कैसे हैं गैर हिंदी भाषी राज्य हैं। जो तृतीय भाषा होगी वो हिंदी भाषी राज्यों में क्या होगी, अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा। इंडिया भारतीय भाषा कितनी 22 लैंग्वेज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जिनको माना है, तो उनमें से कोई एक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा में ना पढ़ाई गई हो, जो द्वितीय भाषा में आपने ना पढ़ी हो, उनमें से कोई एक भाषा। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा में ना पढ़ाई गई हो। विषयों के NCF 2005 के ये त्रिभाषा फॉर्मूला आप लोग समझ लेना अच्छे से कि पहली भाषा क्या होगी, अब जो बच्चा का मदर टंग है, वो जो मातृभाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है जिसमें वो बात करता है, जिसमें वो बोलता है। द्वितीय भाषा होगी जो हिंदी भाषी राज्य होंगे उनमें कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी होगी, जो गैर हिंदी भाषी राज्य होंगे उनमें हिंदी और
अंग्रेजी, और जो थर्ड भाषा होगी हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी, और द्वितीय भाषा जो पढ़ाई ना गई हो, ठीक, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा में ना पढ़ाई गई हो। गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा में ना पढ़ाई गई हो। विषयों के एनसीएफ 2005 के क्या होते हैं? गणित है, ठीक। गणित का क्या उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का? कि उनकी तार्किक क्षमता का विकास हो सके, गणना करने की क्षमता का विकास हो सके, मेन तार्किक क्षमता, वो तर्क कर सके, इसलिए उनको गणित पढ़ाया जाता है। विज्ञान का उनके जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं सृजनशीलता की प्रवृत्ति का विकास हो सके। विज्ञान को पढ़ाने का उनका उद्देश्य ये होना चाहिए, आपको बच्चों को इस तरह से बनाना है कि उनके अंदर की एक जिज्ञासा कि साइंस में ऐसा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनके अंदर डाले, एक सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, बच्चे करके सीखें। और एनसीईआरटी ने और एनसीएफ 2005 ने भी इस बात पे फोकस किया कि बच्चे कैसे सीखें, करके सीखें। सामाजिक विज्ञान, अगर सामाजिक विज्ञान बच्चे को पढ़ें तो उससे उनकी आलोचनात्मक मानसिक जागरूकता का विकास हो सके और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, तो उससे को हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके, हेल्थ इशूज़ के बारे में बच्चे जान सकें ज़्यादा से ज़्यादा। आर्ट सब्जेक्ट हैं, तो उनसे अगर बच्चा आर्ट में कोई म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गई, उसको जिस कला में जो इंटरेस्ट है उसमें उसका विकास हो सके। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एनसीएफ 2005 पे बेस है। एनसीईआरटी जोर देती है, एनसीईआरटी किस पर जोर देती है हमने भी बताया, बाल केंद्रित शिक्षा पर, यानी कि बच्चा केंद्र में होगा, अध्यापक केंद्र में नहीं है, बच्चे पर फोकस करना है। हमें बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हुए, उसके बाद जानते हुए, उसके लेवल स्तर को जानते हुए हमें बच्चों पे केंद्रित शिक्षा देनी है। टीचर क्या होगा? टीचर एक केवल सहयोग की तरह काम करेगा, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका है? शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन, उपयुक्त सभी, ये सभी सही है, ठीक, ये सब अध्यापक की भूमिका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण करते समय, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान में क्या नहीं रखना चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षण, बिल्कुल छात्र केंद्रित शिक्षण तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि छात्र बाल केंद्रित शिक्षण पर ही फोकस करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता, हम उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हुए आपको उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है कि किस बच्चे का कितना किस में इंटरेस्ट है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। जातिगत भेदभाव, आपको जाति पर भेदभाव ये बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही ऐसा सोचना है, ये सब बच्चों के, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, बच्चे पर भी बहुत नेगेटिव असर डालती है। तो ये जातिगत भेदभाव, इसका सी ऑप्शन, आपको किसका ध्यान नहीं रखना है? जातिगत भेदभाव का। बालकों के सीखने के स्तर का बिल्कुल ध्यान रखना है, जो बच्चा जिस तरह के स्तर का हो, अगर कोई बच्चा एक बार में समझ लेता है तो आपको एक बार बताना, कोई बच्चा 2 बार में समझ पाता है तो आपको 2 बार में समझना है। तो बालकों के सीखने के स्तर का ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को गणित का ज्ञान, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास। कौन सी क्षमता का विकास होना चाहिए बच्चों में? तार्किक क्षमता का विकास। एनसीएफ 2005 में किस शिक्षा संबंधी सुधार को बताया गया? किस शिक्षा, उन्होंने क्या कहा था? क्लास 10th की परीक्षा का ऐच्छिक हो, या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक हो, या विद्यालय स्तर की विभिन्न परीक्षाएं राज्य स्तरीय हो, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में करेंगे। अभी हमने बताया था जब हम पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में कि लचीला परीक्षा प्रणाली बताई, तो हमने बताया था कि किसके ऑप्शनल करने की बात की गई है। तो इसका आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद। अब आपका सिलेबस बाल विकास का खत्म हो गया है। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सब लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं अगर आपको अच्छा लगा हो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।